नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री को मिला फिजी सम्मान। किसी और गैर फिजियन के लिए यह सम्मान है बेहद दुर्लभ और अब तक कुछ ही गैर फिजी लोगों को हुआ है हासिल। तीसरे G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। सांस्कृतिक विरासत को प्रोटेक्ट करना है मकसद। फिल्म पर्यटन पर एक साइड इवेंट का भी हो रहा है आयोजन। और पुडुचेरी और L&T के बीच हुआ करार। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत किया जाएगा पर्यटन स्थलों का विकास। केंद्र प्रायोजित योजना है स्वदेश दर्शन 2.0। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बुलेटिन को अगर आप PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान उनके वैश्विक नेतृत्व की पहचान के लिए फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका द्वारा प्रदान किया गया। उन्हें इस सम्मान से तब नवाजा गया जब वे दक्षिणी प्रशांत द्वीपीय देशों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। वहां वे भारत के 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच आयोजित तीसरे FIPIC शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। द ऑर्डर ऑफ फिजी फिजियन ऑनर्स सिस्टम का सर्वोच्च सम्मान है। इसे मार्च 1995 में स्थापित किया गया। इसे फिजी और मानव जाति की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। फिजी के राष्ट्रपति सम्मान के चांसलर के तौर पर काम करते हैं। साथ ही वे सम्मान के प्रमुख कैंपेनियन के रूप में भी काम करते हैं। इस सम्मान को एक सामान्य डिवीजन और सैन्य डिवीजन में बांटा गया है और इसे 3 कैटेगरी में दिया जाता है। फिजी का यह सम्मान किसी गैर फिजियन के लिए बेहद दुर्लभ माना जाता है। अब तक केवल कुछ ही गैर फिजी लोगों को यह सम्मान दिया गया है। उधर जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में तीसरे G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक का मकसद आर्थिक विकास को मजबूत करना है, सांस्कृतिक विरासत को प्रोटेक्ट करना और क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना है। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के साथ साथ मेहमान देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कारोबारियों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत के G20 टूरिज्म ट्रैक के तहत टूरिज्म वर्किंग ग्रुप 5 इंटरकनेक्टेड प्रायोरिटी एरियाज पर काम कर रहे हैं। ये एरियाज हैं ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, कौशल, MSMEs और डेस्टिनेशन। ये सभी पर्यटन क्षेत्र के ट्रांजिशन को गति देने और 2030 तक SDG के लक्ष्यों को हासिल करने में अहम पिलर्स माने जा रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन पर एक साइड इवेंट का भी आयोजन हो रहा है। इनमें फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा किया जाएगा। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में फिल्मों की भूमिका का इस्तेमाल करने के लिए एक रोड मैप भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन पर रणनीति का एक मसौदा तैयार किया गया है। बैठक के दौरान प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कला और शिल्प बाजार का भी दौरा करेंगे। इसमें स्थानीय शिल्पकार, कारीगरों के काम, सामुदायिक भागीदारी के महत्व आदि को दिखाया जाएगा। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 18,999 में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। पुडुचेरी की सरकार ने L&T इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ एक करार किया है। करार केंद्र प्रायोजित स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत पुडुचेरी में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किया गया। इसके तहत विरासत स्थलों, जल निकायों और पर्यटन स्थलों पर नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना को जनवरी 2023 से शुरू किया गया है। इसके पहले चरण में देश भर के 15 राज्यों की पहचान की गई है। इसे वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ लॉन्च किया गया। इसका मकसद पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार करना और आत्मनिर्भर भारत के टारगेट को हासिल करना है। इसके तहत स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए कुछ मुख्य विषयों की पहचान की गई है और ये विषय हैं संस्कृति व विरासत पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, कल्याण पर्यटन, MICE यानी मीटिंग इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, तटीय पर्यटन और महासागर व अंतर्देशीय परिभ्रमण पर्यटन।
स्वदेश दर्शन 2.0 योजना स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इसके तहत स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार सहित रोजगार विकसित करने, पर्यटन में स्थानीय युवाओं के कौशल तथा निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने और स्थानीय सांस्कृतिक व प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने का टारगेट रखा गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशी मुद्रा में होने वाला खर्च आरबीआई की लिबराइज्ड रिमिटेंस स्कीम या एलआरएस के दायरे में आ जाएगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च को लिबराइज्ड रिमिटेंस स्कीम के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता था। लिबराइज्ड रिमिटेंस स्कीम आरबीआई द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है। इसके तहत भारतीय निवासी किसी खास मकसद से हर साल एक तय राशि विदेशी मुद्रा में भारत के बाहर भेज सकते हैं। इसके लिए निवासी को आरबीआई से पहले अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। हालांकि उस समय अप्रूवल की जरूरत होती है जब लेन देन तय सीमाओं और कैटेगरी से बाहर किया जाता है। लिबराइज्ड रिमिटेंस स्कीम को वित्त मंत्रालय द्वारा लाया गया है। आरबीआई इसका नोडल एजेंसी है। इसे फरवरी 2004 में $25,000 की सीमा के साथ शुरू किया गया था, मगर इसकी सीमा में समय समय पर बदलाव किया गया है। वर्तमान में एलआरएस के तहत सभी निवासियों को तय सीमाओं और कैटेगरी के भीतर हर साल $2.5 लाख तक की छूट दी जाती है। इसमें नाबालिग को भी शामिल किया गया है। हालांकि नाबालिग के मामले में एलआरएस डिक्लेरेशन पर नाबालिग के बायोलॉजिकल गार्जियन की सहमति जरूरी होती है। एलआरएस के तहत कितनी भी बार रिमिटेंस भेजा जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है, मगर एक साल के दौरान खर्च कुल विदेशी मुद्रा की राशि $2.5 लाख की तय सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। यदि एक साल के भीतर इस सीमा तक खर्च हो चुका है तो एक निवासी इस योजना के तहत उस साल आगे कोई विदेशी खर्च के लिए पात्र नहीं रह जाता है, भले ही इसके द्वारा निवेश की आय देश में वापस ही क्यों न लाई गई हो। आपको बता दें कि यह स्कीम किसी कॉरपोरेट फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार और ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के 5 इंटरकनेक्टेड प्रायोरिटी एरियाज में कौन शामिल नहीं है? डिजिटलाइजेशन, कौशल, एमएसएमईज, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, लिबराइज्ड रिमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है और इसे $2.5 लाख की सीमा के साथ शुरू किया गया था। इसके अलावा इसे कॉरपोरेट फर्म, हिंदू अविभाजित फीचर एवं ट्रस्ट आदि को नहीं कवर किया गया है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 4। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जान लेते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रोजेक्ट 75 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रक्षा परियोजना, अंतरिक्ष परियोजना, कोविड टीका निर्माण परियोजना या फिर शरणार्थी समस्या से निपटने संबंधी परियोजना? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी रक्षा परियोजना। अगला प्रश्न था, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन FIPIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आसियान देशों के साथ सहयोग के लिए 2014 में विकसित किया गया है। इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत विकसित किया गया है। इसमें आसियान देशों सहित प्रशांत द्वीपीय देशों की भी भागीदारी है। पापुआ न्यू गिनी में इसके 3रे शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 2 और 4। इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी केवल दूसरा और चौथा कथन सही है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन को पैसिफिक आइलैंड्स देशों के साथ सहयोग के लिए 2014 में विकसित किया गया है, न कि आसियान देशों के लिए। इसमें केवल प्रशांत द्वीपीय देशों की भागीदारी है, न कि आसियान देशों की। आशा करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सभी खबरें आपको समझ में आई होंगी। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।